टीवी पे कोई अगर समाचार प्रसारित किया जा रहा है तो उसके लिए कौन कौन से चरण होने चाहिए। तो इसमें जो सबसे पहला है फ्लैश या फिर ब्रेकिंग न्यूज़। ये क्या होता है, ये होता है कि जल्द से जल्द, मतलब कि जैसे ही सूचना प्राप्त होती है एक रिपोर्टर को, तो जल्द से जल्द क्या किया जाए, वो अपने चैनल पर क्या करे, जो टीवी है उसमें तो चैनल आते हैं, तो जो न्यूज़ चैनल है उस पर जल्द से जल्द तत्कालिक क्या करे, सूचना पहुंचाए, जिससे कि जो वहां पर देखने वाले हैं, उस चैनल को देखने वाले हैं, वो सूचना प्राप्त कर सके और कम से कम शब्दों में दी जाए। जैसे कि आप न्यूज़ में देखते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है कि ये जो सूचना है ये आई हुई है, अभी ना तो उसके तथ्य पता हैं अभी, ना ही उसके कोई इमेज मिली है उन्हें अभी तक, ना ही कोई दृश्य मिला है, तो बस तत्कालिक सूचना पहुंचाई जाती है जो इम्पोर्टेंट होती है। आगे देखिए ड्राई एंकर, इसका दूसरा चरण है। इसमें क्या किया जाता है, जो एंकर होता है वो किसी भी खबर को दर्शकों के पास सीधे पहुंचाता है। जब तक कि दृश्य उसे प्राप्त नहीं होते हैं, जब तक उसके पास कोई इमेज नहीं आती है, उससे रिलेटेड फ़ोटोज़ नहीं आते हैं, तो एंकर क्या करता है, जो न्यूज़ है उसे दर्शकों तक पहुंचाता है। आगे देखिए अगला चरण है फ़ोन इन। फ़ोन इन के जो चरण है, इसमें क्या होता है, जब जो एंकर है वह रिपोर्टर से क्या करता है, फ़ोन पर बात करता है और उस जो बात हो रही है उनकी फ़ोन पर वह दिखाई जाती है दर्शकों को चैनल के द्वारा। अगला देखिए एंकर विजुअल। तो देखिए एंकर विजुअल, विजुअल का मतलब होता है दृश्य। तो जो एंकर विजुअल है उसमें क्या किया जाता है कि जो जब एंकर को दृश्य प्राप्त हो जाते हैं तो उन दृश्यों को दिखाते हुए वो क्या करता है, अपनी जो सूचना उसे प्राप्त हुई थी, जो खबर है उसे प्रस्तुत करता है, वो भी दृश्यों के माध्यम से। अगला है एंकर बाइट। बाइट का अर्थ होता है कथन। तो जब कथन की पुष्टि हो जाती है कि कथन मिल जाते हैं, कथन मतलब होता है किसी ने अगर कुछ कहा, किसी ने अगर कुछ कहा है, भाषण दिया है या फिर कुछ बोला है, तो उसे कथन कहा जाता है। तो जो कथन मिल जाते हैं तो अपनी खबर की पुष्टि करते हुए, उसका प्रमाण देते हुए, प्रूफ देते हुए कथन को दिखाया जाता है और न्यूज़ दी जाती है। अगला है लाइव। लाइव में क्या होता है, जिस भी घटना के बारे में जिक्र किया जाता है, जिस भी समस्या के बारे में जिक्र किया जाता है, तो जो रिपोर्टर होता है वो उसी घटना स्थल पर क्या होता है, प्रस्तुत होता है और वहीं से सीधा प्रसारण किया जाता है। एंकर पैकेज। एंकर पैकेज का मतलब होता है यहाँ पर इस चरण में होता है, इस चरण में ये होता है कि जो खबर होती है उसे संपूर्णता के साथ, मतलब पूरी तरीके से पेश किया जाता है। अगर आपको इनके बारे में सही सटीक डेफिनेशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो फर्स्ट चैप्टर है उसे देख सकते हैं और इसकी डेफिनेशन वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अब क्वेश्चन है, विशेष रिपोर्ट के कितने प्रकार होते हैं। जो विशेष रिपोर्ट होती है उसके यहाँ पर 4 प्रकार होते हैं। पहला खोजी रिपोर्ट। खोजी रिपोर्ट में क्या होता है, खोजी रिपोर्ट में किसी भी सूचना या फिर कोई भी अगर घटना है, सूचना है, तो उसकी छानबीन की जाती है, गहरी छानबीन की जाती है और वो जो सूचना होती है वो पहले सार्वजनिक नहीं होती है, मतलब कि पहले उससे कोई भी वाकिफ़ नहीं होता है उस सूचना से। ऐसी सूचना गहरी छानबीन के बाद उपलब्ध करवाई जाती है, तो उसे खोजी रिपोर्ट कहा जाता है। अगला देखिए, अगला जो इसका चरण या फिर प्रकार कहा जा सकता है, इसका जो प्रकार होता है अगला वो होता है इन डेप्थ रिपोर्ट। इसमें किसी भी सूचना या फिर घटना जो पहले से ही सार्वजनिक है, मतलब लोग उस घटना या सूचना को जानते हैं, उसके विषय में उसे गहरी छानबीन के साथ तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों के साथ गहरी छानबीन करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। अगला विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। जो विश्लेषणात्मक रिपोर्ट है उसमें किसी भी घटना, समस्या जो होती है, घटनाएं होती हैं, समस्याएं होती है, उनसे जुड़े हुए जो तथ्य होते हैं, तथ्य मतलब कुछ भी अगर उसे प्रूफ करने के लिए कुछ भी अगर लिखा हुआ है या फिर किसी ने कुछ कहा है, तो उन तथ्यों का विश्लेषण और व्याख्या की जाती है इस प्रकार के अंतर्गत। अगला विवरणात्मक रिपोर्ट। जो विवरणात्मक रिपोर्ट है उसमें किसी भी घटना या समस्या का बारीकी से विवरण दिया जाता है, जैसे कि इसमें नाम से ही विवरणात्मक रिपोर्ट है, इसमें विवरण दिया जाता है किसी भी घटना या समस्या का, उसके तथ्यों के साथ विवरण किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, व्याख्या की जाती है।
अब अगला देखिए क्वेश्चन है हमारे सामने, इंटरनेट पत्रकारिता के बहुत लोकप्रिय होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है। जो इंटरनेट पत्रकारिता होती है वो क्या होता है, इंटरनेट पर जो समाचार उपलब्ध होते हैं उसको इंटरनेट पत्रकारिता कहा जाता है। तो जो इंटरनेट पत्रकारिता है वो क्यों लोकप्रिय हो रही है दिनों दिन, हम क्यों इंटरनेट से ही जो सूचना है वो प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि एक तो इसके कई कारण हैं। तो यहाँ पर दिए गए सबसे पहला जो समाचार है उसका संप्रेषण होता है। जल्द से जल्द क्या किया जाता है, जो समाचार है वो सबसे पहले इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे ही टेलीविज़न पर चाहे लेट आए, चाहे जो टेलीविज़न पर जो न्यूज़ चैनल है उस पर जो समाचार है वो थोड़े समय के बाद दिखाए जाए, परंतु इंटरनेट पर कोई ना कोई उस समाचार को डाल देता है जिससे कि उस समाचार का संप्रेषण होता है। अगला है पुष्टि। पुष्टि मतलब जो इंटरनेट है उससे क्या होता है, वो पुष्टि का साधन भी कहा जा सकता है। जो खबर है उसकी पुष्टि करता है, उसकी सत्यता दिखाता है, सत्यापन, उसकी सत्यता दिखाता है कि ये जो खबर है वो सत्य है या नहीं है। इसके साथ साथ जो खबर है उसके बैकग्राउंड को तैयार करने में सहायता करता है। जो न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं वो भी कई बार जो इंटरनेट है उसकी मदद से क्या करते हैं, अपनी खबरों की जो सत्यता है उसे जांचते हैं, उसकी पुष्टि या प्रमाण देखते हैं और उसे फिर लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो यही बात यहाँ पर कही गई है। तो इसके कई कारण यहाँ पर बता दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, रेडियो समाचार की संरचना किस शैली पर आधारित है। तो यहाँ पर जो शैली है वो किस पर आधारित है, तो रेडियो समाचार है या फिर नॉर्मली टीवी पर जो समाचार दिखाए जाते हैं या फिर आपके जो अखबार होते हैं, न्यूज़ पेपर होते हैं, उसमें जो समाचार आते हैं उन सब की शैली उल्टा पिरामिड शैली होती है। जो उल्टा पिरामिड शैली होती है उसमें तीन चरण होते हैं किसी भी खबर को प्रस्तुत करने के, और 90% जो खबरें हैं वो उल्टा पिरामिड शैली में प्रस्तुत की जाती हैं। तो इसमें इसका पहला चरण होता है वो होता है इंट्रो या फिर इसका मुखड़ा कहा जाता है, जिसमें मेन बातें बताई जाती हैं। दूसरा चरण होता है बॉडी में आपको जो बातें होती हैं जो खबर की जो उससे कम घटते क्रम में उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। पहले इंट्रो में जो मेन बातें होती है वो बता दी जाती है, उसके बाद उससे घटते हुए क्रम में बॉडी में जो बातें होती है, जो समाचार होता है वो दिखाया जाता है, और उसका समापन करते हुए किसी भी खबर का लास्ट चरण उसका समापन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ खुला। तो यहाँ पर भारत की बात की गई है कि भारत में जो छापाखाना है वो कब और कहाँ खुला। इसे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत बार रिपीट होता है। तो जो पहला छापाखाना है भारत का वो सन 1556 में गोवा में खुला था। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में मुख्य अंतर क्या है। तो यहाँ पर बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग, जब आपसे 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको सिंपल लिखना होता है। अगर आपको इसके और अंतर देखने हैं तो आप जो प्लेलिस्ट दी जा रही है अभिव्यक्ति और माध्यम के जो चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं वहाँ से देख सकते हैं। में जाकर आप सभी चैप्टर्स के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया गया है और नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप वहां से जाकर अच्छे से समझ सकते हैं। बीट रिपोर्टिंग में संवाददाता में जो बीट रिपोर्टिंग होती है उसमें जो संवाददाता होता है उसे जो क्षेत्र होता है जिसके बारे में वह अपनी रिपोर्टिंग करता है उसके बारे में उसे ज़्यादा जानकारी होना ऐसा इसमें नहीं होता है। उसे नॉर्मली जानकारी होनी चाहिए, मतलब कि सामान्य जानकारी होनी चाहिए अपने विषय से संबंधित, जिसके बारे में अगर वह अर्थव्यवस्था के बारे में अगर कोई रिपोर्टिंग करने जा रहा है तो उसे अर्थव्यवस्था के बारे में लगभग सामान्य जानकारी ही उपलब्ध हो वो काफ़ी होता है, या फिर उसकी दिलचस्पी हो, जैसे कि अगर मेरी दिलचस्पी है अर्थव्यवस्था के बारे में रिपोर्टिंग करने की तो वही काफ़ी होगी।
परंतु जो विशेषीकृत रिपोर्टिंग होती है उसमें यह जरूरी होता है कि जो घटना है या फिर जो मुद्दा है या फिर समस्या है, मतलब कि जो रिपोर्टर है उसका जो भी विषय है उसके बारे में उसे बारीकी से जानकारी प्राप्त हो, बारीकी से वह विश्लेषण कर सके, उसे छोटी से छोटी जानकारी भी प्राप्त होनी चाहिए जो भी घटना के बारे में अगर वो रिपोर्टिंग करना चाहता है। इसलिए इस जो रिपोर्टिंग है उसका नाम विशेषीकृत रिपोर्टिंग रखा गया है। अगला क्वेश्चन 9th है, पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं? तो पत्रकारीय लेखन, जो पत्रकार होता है अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठक, दर्शक या श्रोता, पाठक कौन होगा? जो उस खबर को पढ़ेगा तो वो पाठक हो गया। अगर कोई पत्रकार लिखकर अपनी जो खबर है उसे प्रस्तुत करता है जैसे कि अखबारों में, तो वो पाठक पढ़ेंगे, दर्शक देखेंगे टीवी पर। अगर रेडियो में अगर कोई पत्रकार अपनी खबर दे रहा है, प्रस्तुत कर रहा है, तो वो श्रोता सुनेंगे। तो ये आप समझ गए होंगे, पाठक, दर्शकों और श्रोता तक अगर सूचनाएं हैं उन्हें पहुंचाने के लिए जिस भी लेखन का वो प्रयोग करता है, जिस भी लेखन के विभिन्न रूपों का प्रयोग करता है, जिस भी लेखन के माध्यम से वह क्या अपना जो खबरें हैं उसे लिखता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है? पत्रकारिता लेखन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला पूर्णकालिक पत्रकार, दूसरा अंशकालिक पत्रकार और तीसरा फ्रीलांसर पत्रकार। तो पूर्णकालिक पत्रकार क्या होता है? पूर्णकालिक पत्रकार उस पत्रकार को कहा जाता है जो किसी संगठन के लिए या फिर किसी भी न्यूज़ के लिए, जो भी न्यूज़ वह दे रहा है, चाहे वह तो हम इसे संगठन कहेंगे क्योंकि वो टीवी में भी न्यूज़ दे सकता है, अखबार में भी न्यूज़ दे सकता है। तो किसी भी संगठन के लिए अगर वह काम कर रहा है तो वो क्या करता है? नियमित रूप से करता है, रेगुलर करता है। रेगुलर मतलब रोज़ाना करता है। तो यहाँ पर जो पूर्णकालिक पत्रकार है वह नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है। तो आपको इसकी डेफिनेशन, जो पूर्णकालिक पत्रकार है उसमें जो ये नियमित वेतनभोगी है, ये चीज़ अगर आप याद कर लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे इसकी डेफिनेशन, क्योंकि ये जो मेन जो चीज़ है, जो इसकी जो डेफिनेशन है, इसके बिना आपकी पूर्ण नहीं होगी। अगला देखिए, अंशकालिक पत्रकार। अंशकालिक पत्रकार क्या होता है? अंश मतलब थोड़े समय के, थोड़ा, कालिक मतलब समय। तो अंशकालिक पत्रकार उस पत्रकार को कहा जाता है जो किसी भी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करता है। तो इसके लिए ये जो निश्चित मानदेय है वो एक मेन चीज़ है जिसके बिना इसकी डेफिनेशन पूरी नहीं होगी। तो आपको अंशकालिक पत्रकार में निश्चित मानदेय याद रखना है। निश्चित मानदेय का मतलब होता है कि एक आपको 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए या फिर कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको क्या कर लिया जाता है? आपका एग्रीमेंट साइन करवा लिया जाता है। तो निश्चित मानदेय निश्चित समय के लिए आपको रख लिया जाता है और उतने समय के लिए आपको कार्य करना पड़ेगा और उसके बाद आप कहीं और भी कार्य कर सकते हैं। अगला अब देखिए तीसरा, फ्रीलांसर पत्रकार। ये क्या होता है? फ्री मतलब होता है स्वतंत्र। जो पत्रकार स्वतंत्र होता है, जो मनचाहा होता है, जो किसी भी समाचार संगठन में कार्य कर सकता है, जिस पर कोई पाबंदी नहीं होती है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है हमारे सामने 11, पत्रकारीय लेखन का संबंध किन से है? जो पत्रकारीय लेखन है उसका संबंध किन किन चीज़ों से है? पत्रकारीय लेखन का संबंध या फिर दायरा कहें, वो समसामयिक और वास्तविक घटनाओं और समस्याओं या फिर मुद्दों से होता है। जो समसामयिक मतलब जो अभी तत्कालिक घटित घटनाएं हैं, और वास्तविक हों वो घटनाएं, ऐसा नहीं कि कोई भी घटना घटी है और उसका आपके पास कोई प्रूफ नहीं है और वह घटना बाद में असत्य प्रतीत हो, उसमें सत्यापन होना चाहिए, वास्तविक होने चाहिए। तो उनसे क्या होता है? किसी भी पत्रकार का संबंध होता है या फिर पत्रकारीय लेखन का संबंध कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अखबार और पत्रिका के लिए लेखक और पत्रकार को किन किन बातों को याद रखना चाहिए? चाहे वो अखबार हो या फिर पत्रिका हो, उनके लिए जो लेखक है या फिर जो पत्रकार है जो सूचना उपलब्ध करवा रहा है, उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए, इसका आंसर है कि जो पत्रकार है उसे हमेशा, या फिर जो लेखक है या पत्रकार है उसे हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि वह
विशाल समुदाय के लिए लेख लिख रहा है। हमें हमेशा ये अगर जो लेखक है या पत्रकार है उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं लिख रहा है या फिर वह केवल अपने लिए लेखन नहीं कर रहा है, वो एक विशाल समुदाय मतलब बहुत बड़े समुदाय के लिए लिख रहा है, बहुत अधिक संख्या जो जनसंख्या है उसके लिए लिख रहा है। उसको पढ़ने वाला ऐसा नहीं है कि एक दो ही व्यक्ति हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए लेखक को कि जो अगर अधिक विशाल समुदाय है तो इसका मतलब क्या है, उसमें पढ़े लिखे भी आएंगे और अनपढ़ भी आएंगे। तो लेखक को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि जो पढ़े लिखे हैं वो भी ऐसा ना लगे उन्हें कि बिल्कुल ही आसान भाषा का प्रयोग किया गया है, और जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जैसे कि जो मजदूर और किसान हैं, उनके लिए भी ऐसी भाषा होनी चाहिए जिससे उन्हें ऐसा नहीं लगे कि ये केवल पढ़े लिखे लोगों के लिए ही लिखा गया है। तो मतलब कि जो मीडियम भाषा होती है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पत्रकारीय लेखन में कैसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो जो पत्रकारीय लेखन होता है उसमें किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि चाहे वो पत्रकारीय लेखन हो, चाहे वो समाचार के लिए लेखन हो, चाहे वो रेडियो के लिए लेखन हो, हमें किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और वो अलंकारिक और संस्कृत निष्ठ भाषा शैली नहीं होनी चाहिए। अलंकारिक मतलब उसमें अलंकारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, या फिर संस्कृत निष्ठ भाषा नहीं होनी चाहिए। आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा लोग जानते हो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अखबार में समाचार किस शैली में लिखे जाते हैं। जो अखबार होते हैं उसमें समाचार किस शैली में लिखे जाते हैं, ये भी बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। चाहे वो रेडियो की शैली पूछी जाए, चाहे वह अखबार की पूछी जाए, तो इन दोनों की कौन सी होती है, उल्टा पिरामिड शैली होती है। तो देखते हैं, जो उल्टा पिरामिड शैली होती है उसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पहले इंट्रो आता है, उसमें फिर बॉडी और फिर समापन, 3 चरणों में होती है वो। तो यही बात इसमें यहाँ पर बताई गई है। तो एक बार इस पर नज़र डाल लेते हैं। अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक खास शैली में लिखे जाते हैं। इन समाचारों में किसी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो इंट्रो होता है या फिर जो मुखड़ा होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो खबर होती है, जिस भी खबर के बारे में आप बताना चाहते हैं, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट खबर होती है वो स्टार्टिंग में लिखी जाती है। परंतु अगर हम देखें, जो कहानी होती है या फिर जो हमारी मूवीज़ होती हैं उनमें क्या होता है, जो भी उन्हें आपको क्लाइमेक्स जो होता है, जो अंत में आपको बताई जाती है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपको अंत में बता दी जाती है। जो क्लाइमेक्स होता है वो अंत में बताया जाता है। परंतु जो खबरों में जो शैली अपनाई जाती है वो इस तरीके की होती है कि जो भी महत्वपूर्ण बात है उसे स्टार्टिंग में बताया जाए, कोई भी आपके अंदर ऐसी रोचकता, उत्सुकता ना लाई जाए कि आपको लास्ट तक वेट करना पड़े कि इस खबर का निष्कर्ष क्या निकला है। ये ना किया जाए कि आप उत्सुकता में रहें या फिर आपको पूरी खबर पढ़नी पड़े और फिर पता चले कि ओहो, इस खबर का तो निष्कर्ष ये निकला है, इस खबर में तो मेन जो बात थी वो लास्ट में लिख रखी है। इसलिए जो अखबार या समाचार शैली होती है वो ज़्यादातर उल्टा पिरामिड शैली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्टा पिरामिड शैली से क्या तात्पर्य है। तो जो उल्टा पिरामिड शैली है उसके बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। तो अगर आप रीड करना चाहते हो तो इसे रीड कर सकते हैं, क्योंकि वही बात मैं बार बार रिपीट करूँगी तो आप भी शायद बोर हो जाएंगे। तो ये आप खुद रीड कर सकते हैं। तो यही बात इसमें भी बताई गई है कि उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार लेखन में किन ककारों को ध्यान में रखा जाता है। तो जो ककार हैं ये भी आपसे पूछे जाते हैं। ककार का मतलब क्या होता है। ककार का मतलब होता है कि समाचार लेखन में कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर या फिर जिनका आंसर हमें उस समाचार जो सूचना उपलब्ध करवाई जा रही है उसमें वो प्रश्नों का जवाब देना पत्रकार का कार्य होता है। बात यहाँ पर कही गई है। और वो ककार कौन कौन से होते हैं, क्या हुआ, किसके साथ
हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। ये 6 ककार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फीचर क्या है या फिर फीचर लेखन किसे कहा जाता है। तो जो फीचर है वो एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। तो आपको इसकी जो डेफिनेशन है उसमें ये तीनों जो शब्द हैं उनका प्रयोग करना पड़ेगा, उसके बिना इसकी डेफिनेशन पूर्ण नहीं होती है। तो फीचर लेखन जो होता है उस पर कोई पाबंदी नहीं होती है कि तुम जो सूचना है उसके अलावा कुछ बातें हैं उसे नहीं दे सकते हो। तो ये क्या है, ये सुव्यवस्थित होता है। सुव्यवस्थित मतलब एक क्रमबद्ध ढंग से होता है, एक सीरियल वाइज चलता है कि स्टार्टिंग में ये चीज़ बताई गई है, उससे रिलेट करते हुए नेक्स्ट पैराग्राफ में ये बताया गया है। तो एक सुव्यवस्थित होता है। अगला सृजनात्मक। सृजनात्मक मतलब क्रिएटिविटी होती है उसके अंदर, क्रिएटिव होता है वो फीचर, पढ़ने में ऐसा लगे कि ये क्रिएटिव है। आत्मनिष्ठ लेखन है, मतलब कि स्वयं लिखा जाता है, आत्मनिष्ठ लेखन है। इसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ साथ उनका मनोरंजन करना होता है। इसका उद्देश्य होता है कि जो पाठक है उसे सूचना प्रदान की जाए, उन्हें अधिक से अधिक जो पाठक है उन्हें शिक्षित किया जाए और उनका मनोरंजन भी किया जाए। फीचर समाचार की तरह पाठकों को तत्कालिक घटनाक्रम से अवगत नहीं करवाता है। जिस तरीके से जो समाचार होते हैं वो तत्कालिक घटनाओं से क्या करते हैं, पाठकों को, श्रोताओं को क्या करते हैं, अवगत कराते हैं, परंतु जो फीचर होता है वो ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। वो किसी भी घटना को कभी भी, किसी भी घटना पर कभी भी फीचर लिखा जा सकता है, चाहे आप 100 साल पुरानी घटना पर ही फीचर क्यों ना लिख रहे हो। अगला क्वेश्चन है, फीचर की भाषा किस प्रकार की होती है। तो जो फीचर है उसकी भाषा किस प्रकार की होती है। जो फीचर की जो भाषा है, फीचर की भाषा में समाचारों की सपाट बयानी नहीं चलती। जो समाचार है, जिस प्रकार से जो समाचार है उसके बारे में सीधे सीधे उसके बारे में नहीं बताया जाता या फिर समाचारों की तरह नहीं लिखा जाता है। जो फीचर की जो भाषा होती है उसमें समाचारों की जो भाषा शैली होती है उस तरीके से नहीं लिखा जाता है। इसमें बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, या फिर जिस तरीके की हम अगर फीचर लिखना चाहते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी फीचर लेखन आ सकता है और आता भी था, आपके एग्ज़ाम में फीचर लेखन आता है, तो आप ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही आप पत्रकार की तरह लिख रहे हैं। उसमें भाषा पर कोई जोर नहीं होता या फिर उस भाषा पर कोई भी पाबंदी नहीं होती है कि आपको इसी तरीके से लिखना है। परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं होता है कि आप जो फीचर की भाषा या फिर जो शैली है उसे अलंकारिक कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर मुहावरेदार कर दें। ऐसी भाषा होनी चाहिए जिसे पढ़कर समझ में आ सके। अगला क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन है अगला, फीचर को रोचक कैसे बनाया जाता है। जो फीचर है वो बहुत रोचक होता है, तो उसे रोचक किस तरीके से हम दिखा सकते हैं। तो उसमें हम फ़ोटो का प्रयोग करें। जो पिक्चर्स होती हैं, जैसे कि आप कभी न्यूज़पेपर देखते हैं तो एक रचनात्मक का एक पेज आता है जिसमें जिसमें फीचर भी आता है। तो उसमें क्या होता है, फ़ोटोज़ का प्रयोग किया जाता है। जो फ़ोटो होते हैं उनसे हमें पहले ही पता चल जाता है कि जो फीचर है वो किस विषय पर है, और उस फ़ोटो से रिलेटेड हम समझ जाते हैं कि ये कितना ज़्यादा रोचक है। क्योंकि जितना हम पढ़ते हैं उससे ज़्यादा हमारी जो आँखें हैं वो जो फ़ोटोज़ होते हैं उनसे क्या होती है, आकर्षित होती है। तो फ़ोटोज़ जो हैं उनका होना आवश्यक है अगर आप एक रोचक फीचर लिख रहे हैं तो। अगला है रेखांकन। रेखांकन मतलब अंडरलाइन करना। जैसे कि मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट बात लग रही है मुझे, जैसे कि मैंने यहाँ पर फ़ोटोज़ पर किया। इसी तरीके से आप उन बातों का रेखांकन करिए जो उस फीचर में आपको इम्पोर्टेंट लगती है। जैसे कि अगर किसी सन की बात की गई है तो आप उस सन को अंडरलाइन कीजिए। अगला है ग्राफिक्स। जो ग्राफ है उनका होना भी आवश्यक है एक रोचक फीचर के लिए, जिसमें हम ये दिखा सकते हैं कि पहले क्या सिचुएशन थी और अब क्या सिचुएशन है। इस तरीके से हम बता सकते हैं, या फिर अब क्या बढ़ोतरी हुई और पहले क्या बढ़ोतरी थी।
अगला क्वेश्चन देखिए, फीचर के आखिरी में क्या होना चाहिए। जो फीचर का लास्ट पैराग्राफ होता है उसमें क्या होना चाहिए, ये यहाँ पर कहा गया है। तो इससे आप खुद भी समझ लेंगे कि जो फीचर है उसे कैसे लिखना चाहिए। अगर आपका एग्ज़ाम में आता है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अभी तक आप समझ रहे होंगे। तो जो आप लास्ट पैराग्राफ लिखेंगे या फिर कोई भी लिखता है फीचर लेखन के समय, लास्ट पैराग्राफ होता है उसमें भविष्य की योजनाओं पर फोकस करना चाहिए। जो भविष्य, अगर हमने किसी घटना के बारे में हमने स्टार्टिंग में विस्तृत रूप से ब्यौरा दे दिया है तो हमें लास्ट जो पैराग्राफ है उसका सॉल्यूशन भी देना चाहिए, या फिर भविष्य में क्या चीज़ें की जा सकती हैं इसको सुधारने के लिए उस पर बात करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, अखबारों के किस तरह के लेख होते हैं। अखबारों में किस तरह के लेख लिखे जाते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। अखबारों में प्रकाशित होने वाले विचारपूर्ण लेखन से अखबार की छवि बनती है। जो विचारपूर्ण लेखन होते हैं, जो लेख होते हैं अखबारों में, क्योंकि हर अखबार क्या करता है, सूचना तो प्रदान करता ही है किसी भी घटना या समस्या के लिए, पर उसमें जो विचारपूर्ण लेख होते हैं, कोई भी लेख होता है जिससे अधिक से अधिक जो लोग हैं वो अगर आकर्षित होते हैं तो वो अखबार क्या होता है, अधिक से अधिक लोग खरीदते हैं। तो उससे क्या होती है, एक अखबार की छवि बनती है। अखबारों में संपादकीय पृष्ठ, जो संपादकीय पृष्ठ होता है उसमें ये सारे ज़्यादातर जो लेख होते हैं वो संपादकीय पृष्ठ में आते हैं। तो संपादकीय जो पृष्ठ होता है उसमें प्रकाशित होने वाले संपादकीय अर्घ लेख होते हैं और टिप्पणियाँ होती हैं, जो कि विचार परक पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत आते हैं। तो किस तरीके के लेख लिखे जाते हैं, संपादकीय पृष्ठ पर जो अर्घ लेख होते हैं और टिप्पणियाँ होती हैं, जो विचारपूर्ण लेखन होते हैं वही लेख लिखे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, संपादकीय लेखन क्या होता है। जो संपादकीय लेखन होता है वो संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को उस अखबार की अपनी आवाज़ माना जाता है। जो संपादक होता है वो क्या करता है, एक संपादकीय पृष्ठ आता है, एडिटर के नाम एक पेज होता है, उस पर जो एडिटर है मतलब कि जो संपादक है वो क्या करता है, संपादकीय लेखन करता है, जिसमें वह लेख लिखता है, अर्घ लेख लिखता है, या फिर अपने जो लेख मतलब आर्टिकल लिखता है या फिर लेख लिखता है जिसमें वह अपने जो विचार है उसे क्या करता है, व्यक्त करता है। परंतु अगर जो संपादक है या फिर रिपोर्टर है जो भी घटना देता है, समस्याओं के बारे में अखबार में बताता है, उसमें वह अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता। तो जो ये एक पेज होता है संपादकीय पृष्ठ के नाम से, जो एक पेज होता है उसमें ही संपादक क्या करता है, अपने विचार व्यक्त कर सकता है। उसे पूर्ण छूट होती है किसी भी घटना के विषय में, किसी भी समस्या के विषय में, या फिर किसी भी मुद्दे के विषय में। जिससे क्या होता है, जिससे कि कई बार तो ऐसा होता है कि कोई अखबार, एक संपादक इतना ज़्यादा, कभी कभार क्या होता है, एक संपादक जो लेख लिखता है किसी अखबार के लिए, तो वो अखबार उस संपादक के नाम से जाना जाने लग जाता है, वो इतने ज़्यादा लोकप्रिय हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है स्तंभ लेखन क्या होता है। तो जो यहाँ पर प्रश्न बताए जा रहे हैं आपको ध्यान से समझना है और फिर एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर एक बार आप इसे रीड कीजिएगा ध्यानपूर्वक, जिससे कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे अगर आप ये चीज़ करते हैं तो। स्तंभ लेखन क्या होता है। स्तंभ लेखन भी विचार परक लेखन का प्रमुख रूप है। जो स्तंभ लेखन है वो भी विचार परक लेखन का ही एक रूप है। जो हमने अभी पढ़ा था कि विचार परक लेखन क्या होता है। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं। कई बार क्या होता है, जो लेखक होते हैं वो अपने जो वैचारिक रुझान मतलब कि अपने विचारों के लिए जाने जाते हैं, जो अपने विचार वह प्रकट करते हैं उनके लिए वह जाने जाते हैं और अपनी लेखन शैली के लिए जाने जाते हैं। तो स्तंभ लेखन में क्या होता है, स्तंभ लेखन भी विचार परक लेखन के अंतर्गत आता है, जिसमें जो लेखक होता है वो स्वतंत्र होता है अपने विचार व्यक्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, संपादक के नाम पाठक के पत्र कहाँ प्रकाशित होते हैं। तो संपादक के नाम जो पाठक के प्रश्न हैं, पाठक के पत्र होते हैं, जो हम
लेटर टू एडिटर, आप इंग्लिश में भी लिखते होंगे, जो पत्र आपको लिखना सिखाया जाता है, या फिर हिंदी में संपादक के नाम पर पत्र। तो ये क्यों लिखने सिखाए जाते हैं कि अपनी जो समस्याएं हैं उन्हें हम अखबारों में क्या करवा सकते हैं, प्रकाशित करवा सकते हैं, छपवा सकते हैं। तो वो कहाँ पर होते हैं, कोई एक पेज तो होगा, ऐसा तो नहीं है जहाँ पर मन चाहा वहाँ पर लगा दिया गया वो पत्र, जो हमने उन्हें संपादक के नाम पत्र लिखा है वो कहीं पर भी लगा दिया गया, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर कोई अखबार में केवल सूचनाएं पढ़ना चाहता है तो उसके लिए अलग पेज होता है, अगर कोई रचनात्मक वाला पेज देखना चाहता है उसके लिए अलग पेज होता है, अगर कोई संपादक के नाम पत्र देखना चाहता है तो उसके लिए अलग पेज होता है। तो जो संपादकीय पृष्ठ होता है उस पर ही क्या होता है, संपादक के नाम पर जो पाठक पत्र लिखता है उसे प्रकाशित किया जाता है, जिसमें जो जन समस्याएं होती हैं उसे उभारा जाता है। अब अगला देखिए, विशेष लेख लिखने वाले को किस प्रकार शुरुआत करनी चाहिए। अगर कोई विशेष लेखन करना चाहता है तो उसे किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए, किन विषयों पर उन्हें लिखना चाहिए, ये पूछ रखा है यहाँ पर। तो इसका आंसर है विशेष लेख की कोई एक निश्चित लेखन शैली नहीं होती है। तो जो विशेष लेखन होता है या फिर विशेष लेख होता है उसकी कोई भी एक निश्चित शैली नहीं होती है, एज अ कंपल्सरी नहीं है कि आपको इसी शैली में लेखन करना है। हर लेखक के पास अपनी एक शैली होती है, लेकिन अगर उसे अखबारों के लिए या फिर पत्रिकाओं के लिए लेखन करना है तो उसे सबसे पहले उन्हीं विषयों की शुरुआत करनी चाहिए जो अखबारों और पत्रिकाओं में छपते हैं या फिर लिखे जाते हैं। तो उन्हीं विषयों की शुरुआत करनी चाहिए, जिससे क्या होगा, उसे मदद मिलेगी अखबारों और पत्रिकाओं में अपने लेख देने की। अगला क्वेश्चन देखिए, सफल साक्षात्कार के लिए क्या जरूरी है। एक जो सफल साक्षात्कार का मतलब क्या होता है, साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू होता है। अगर हम किसी का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, तो उसके लिए हमारी सबसे बड़ी बात यह होती है कि अगर हम किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो उसके बारे में, उसके विषय में हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। उस विषय में जानकारी होनी चाहिए जिस विषय में हम उससे पूछना चाहते हैं, और उस व्यक्ति के बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए जिससे हम उस विषय में पूछने जा रहे हैं या फिर जिस व्यक्ति का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। तो विषय के बारे में जानकारी होनी चाहिए और व्यक्ति के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जिसका हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं वो हमें कंफ्यूज कर दे या फिर कुछ झूठ बोल दे।